हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोग का वेलकम बैक करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज़ ऑल में। जैसा कि हमने चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम कंप्लीट कर लिया है, अब हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे, जिसे हम कहते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। हमने जैसा कि चैप्टर 6 में कंबशन पढ़ा, फ्लेम पढ़ा, कंबशन के टाइप्स पढ़े, कंबशन के कंडीशंस पढ़े, फ्लेम पढ़े, फ्लेम के कंडीशंस पढ़े, फ्लेम के टाइप्स पढ़े, कैंडल फ्लेम्स पढ़े और बहुत सारी चीज़ों को पढ़े। हमने आग जलाना, लगाना, बुझाना सब कुछ सीख लिया, लेकिन अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि किस चीज़ में आग लगती है, किस चीज़ से नहीं, किस चीज़ में आग लगती है, हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। और हमारा निवेदन है कि जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करे वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो ज़रूर ही ना भूलें, जिससे कि हमारी रोज़ की रोज़ वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में दिस पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। जिस पॉइंट्स है नेचुरल रिसोर्स, द मिनरल्स, कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, consequences of excessive mining and use of coal and petroleum. Some natural resources are limited. So start करते हैं natural resource से। Natural resource, the material present in nature and useful to us to meet our basic needs are called natural resources. वो materials, वो substance जो कि हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमारे नीड्स को, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करते हैं, हम उन्हें नेचुरल सोर्स कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, कॉइल। ये दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल विच कैन be exhausted and inexhaustible which cannot be exhausted. It is in unlimited quantity, it cannot be going to exhausted by the human activities. exhaustible resources यानी कि वो resources जो हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कि कभी भी एग्जॉस्ट हो सकती हैं ह्यूमन यूज़ के कारण। जैसे कि फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं। अब जब इस ये सब कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में कहीं ना कहीं पे है, लेकिन अगर इसे हम ह्यूमंस इसे रोज़ के रोज़ अगर इसे यूज़ करते जाएंगे तो ये लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं तो ये कम हो ही जाएंगे या फिर कम हो ही जाएंगे, तो हम उसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और इनएग्जॉस्टेबल होते हैं जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होंगे, ह्यूमन यूज से भी नहीं ख़त्म होंगे। जैसे कि वो सनलाइट है, अब सनलाइट हम कितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक सन रहेगा तब तक सनलाइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। मेनली इंडस्ट्रीज में मिनरल्स ही यूज़ होती हैं। बहुत सारे मिनरल्स हमारे लिथोस्फेयर यानी कि हमारा जो अर्थ का अपर लेयर है वहाँ से निकाला जाता है। जैसे कि हो गया रॉक सॉल्ट, माइका, कोल, पेट्रोलियम, सैंड, लाइमस्टोन, मेटल्स एंड देयर ओर्स। ये सारे के सारे हमारे लिथोस्फेयर यानी कि अर्थ के अपर लेयर से निकाले जाते हैं। These minerals were formed due to very slow process taking place inside the earth. ये मिनरल हमारे अर्थ के अंदर जो स्लो प्रोसेस जो स्लो प्रोसेस चल रहा है उसके वजह से ये मिनरल फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, द मिनरल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट डिफरेंटली। जो मिनरल हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, अलग अलग भागों में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। द मिनरल्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ एंड प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। ये मिनरल्स हमारे अर्थ से निकाले जाते हैं, माइंड कर जाते हैं, फिर इनको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे इनमें के जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं। In the last decades, the consumption of mineral has increased rapidly. Since mineral are non-renewable resources, these cannot be replenished easily. कुछ लास्ट डिकेड में 100-200 साल पहले, 10 साल पहले तक हमारी जो मिनरल की कंजप्शन थी वो अचानक से बढ़ गई है, रिपीटली वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। इससे क्या होता है, जो हमारे मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल हो गए, जो कि जल्दी ही रिप्लेनाइज्ड नहीं होंगे। हमें उसमें उन मिनरल्स को हमें जुडिशली
और इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए, जो कि वो हमारा लॉन्ग तक चले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल। नेक्स्ट टॉपिक है कोल। कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल। इट occurs at varying depth under the upper crust of the earth. It is a naturally occurring black mineral which is a mixture of carbon and compound of carbon containing oxygen, nitrogen and sulfur. It is an important source of energy because it can be used as a source of energy or it can be converted into other forms of energy like coal, gas and oil. ये कोल है हमारे बहुत ही पुराना फॉसिल फ्यूल है। ये अर्थ के बहुत ही गहराई में पाया जाता है और ये इसका जो नेचुरल कलर है वो ब्लैक है। क्योंकि इसमें जो इसमें कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के मिक्सचर हैं, जो कि कार्बन कंपाउंड्स में होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फिर सल्फर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि it can be used as a source of energy और it can be converted into other form। या हम इसे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर हम इसे या तो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं या फिर हम इसे दूसरे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कोल, गैस, ऑयल। अब ऑयल कोल कैसे फॉर्म हुआ, हाउ कोल्स फॉर्म। नेक्स्ट है कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल कैसे बनता है। 200-300 मिलियन ईयर एगो 200-300 मिलियन पहले जो प्लांट्स दब गए थे, अर्थ के अंदर बरीड हो गए थे, दब गए थे किसी जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण, और उनके ऊपर बहुत सी सारी चीज़ें गिरी जिससे कि वो कंप्रेस हो गए, दब गए, और उन पे हाई प्रेशर पड़ने के कारण और हाई टेम्परेचर होने के कारण वो अर्थ के कोर से स्लोली कन्वर्ट हो गए। पहले तो वो स्पॉन्गी ब्राउन मटेरियल में कन्वर्ट हुए जिसे पीट बोलते थे, देन लिग्नाइट, और फिर उसके बाद वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद वो कोल में कन्वर्ट हुए। इस फॉर्मेशन ऑफ कोल में यही लिखा है कि करीबन 200-300 मिलियन ईयर्स पहले जो किसी अर्थ में किसी जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो प्लांट्स, ट्रीज अर्थ के अंदर बरीड हो गए थे और उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर पड़ने के बाद वो दब गए थे, जिसमें दबने के बाद उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ना और हाई टेम्परेचर के कारण वो स्लोली ब्राउन मटेरियल में चेंज होना चालू कर दी, जिसे हम पीट बोलते हैं। फिर लिग्नाइट में चेंज हुआ और फिर वो कोल में चेंज हुआ। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। स्लो वुड का कोल में चेंज होना हाई प्रेशर के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर, उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कुछ वैरायटीज़ दी गई हैं कोल की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ वैरायटीज़ हैं, ये हैं वैरायटीज़: पीट्स, लिग्निट, बिटुमिन कोल्स एंड एंथरासाइट। ओके। पीट हैज़ द लीस्ट कार्बन कंटेंट। पीट है उसमें लीस्ट कार्बन कंटेंट्स होते हैं। लिग्नाइट हैज़ 32% कार्बन एंड इट्स सॉफ्ट कोल। लिग्नाइट में 38% कार्बन मिक्स हैं, वो सॉफ्ट कोल है। बिटुमिन हैज़ 65% ऑफ कार्बन। बिटुमिन में 65% ऑफ कार्बन है और वो हाउस होल्ड कोल है। एंथ्रासाइट हैज़ 96% ऑफ कार्बन, और एंथ्रासाइट में 96% कार्बन है, वो हार्ड कोल है, और इट दैट इज़ रिकॉर्डेड एज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, और वो कोल का बेस्ट वेराइटी माना जाता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट हमारा यूजेस ऑफ कोल। कोल फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कोल यूज़ होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए कोल्स यूज़ होता है। पहले कोल फैक्ट्रीज में यूज़ होते थे, थर्मल पावर स्टेशंस पे कोल यूज़ होते थे। ओके। कोल्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल में। ये यूज़ होता था रेड्यूसिंग एजेंट्स के यूज़ जगह पे, जो कि इंडस्ट्रीज़ में होता था। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता था। रेलवेज इंजन में इसका यूज़ होता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि इंजन हमारा रन करता था। आप पहले के ज़माने में जानते हैं
ट्रेन्स में, ये रेलवेज में यूज़ होता था। कोल हाउसेज में यूज़ होता है, जो गांव में घर होते हैं वो हाउसेज में यूज़ होता था। चूल्हा में, आप लोग जानते होंगे चूल्हा वर्ड, उसमें यूज़ होता था खाना बनाने के लिए। पहले तो गैस उसका कोई सिस्टम था ही नहीं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज हीटिंग इट स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? कोल को हीट करना, बहुत ही तेज़ी से कोल को हीट करना जब एयर वहाँ पर प्रेजेंस ना हो, एयर की एब्सेंसीज हो। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हमारे कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही फॉर्म होते हैं, जैसे कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गए। ये सब हमारे कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही हमारा ये फॉर्म होते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होते हैं। लेबोरेटरी में जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का, वो कैरी आउट होता है, एक सेटअप होता है जो कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिया गया है। इस सेटअप में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, जिससे कि कोल तार और कोल गैस, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारा है कोक। अब जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, वो सब क्या हैं? कोक कोक इट कंटेंट अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो हायर है, कोल से भी ज़्यादा है। इट बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, और ये जलता है फिर स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। सो इट इज़ बेटर फ्यूल देन कोल, सो ये कोल से भी बेटर है। इट इज टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये टफ है, ये पोरस है, और ये कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये फॉर्म हुआ है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का प्योर फॉर्म है। इसमें 98% कार्बन है, जो कि हमारा कोल में एंथ्रासाइट कोल में 96% ऑफ कोल कार्बन है। यूज़ ऑफ कोक, हम कोक किस किस के लिए यूज़ करते हैं? मेटल्स के एक्सट्रक्शन के लिए इसका यूज़ होता है। ये रॉ मटेरियल्स में इसेंशियल होता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज में ये इसेंशियल होता है। ये यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट, पार्टिकुलरली इन मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये भी यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ पे। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स, कार्बाइड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। ओके, नेक्स्ट हमारा कोल तार। व्हाट इज कोल तार? ये ब्लैक होता है। इट इज एन थिक लिक्विड विच इज अनप्लीजेंट स्मेल विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक ब्लैक लिक्विड की तरह होता है, जो कि बहुत ही गंदी बदबू देता है, और जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टाइम पे निकलता है। कोल तार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ मोर देन। कोल तार एक सिंगल कंपाउंड नहीं, बल्कि इसमें 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड के मिक्सचर मिले हुए होते हैं। ये इट कैन बी सेपरेटेड इनटू मेनी केमिकल सब्सटेंस बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, और कोल तार में अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें से और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें से मतलब कोल तार में से और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस निकलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। केमिकल सब्सटेंस जो कि they are obtained are used for starting material for manufacturing dyes। ये dyes, पेंट्स, varnishes, plastics, इस synthetics फाइबर को बनाने के लिए यूज होता है। आई थिंक दिस इज अ मोबिल वॉट, आई थिंक ये मोबिल है। ओके, नेक्स्ट हमारा कोल गैस। गैस रिलीज इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये लाइन सब में है कि वो गैस जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के टाइम पे ऑब्टेन होती है, कोल के डिस्टिलेशन के टाइम पे उसे कोल गैस कहते हैं। ये इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन की ये कंपोनेंट्स है। इसमें ये सब सारी चीज़ें मिक्सचर होते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन और मीथेन के बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यूज होते हैं। एज अ रिजल्ट कोल गैस आल्सो हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू।
इसीलिए कोल गैस के भी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। डू यू नो कैलोरीफिक वैल्यू? आप वो वीडियो देखेंगे कंबशन एंड फ्लेम का, उसमें दिया हुआ है। मैंने बताया कैलोरीफिक वैल्यू कंप्लीट कंबशन इन 1 ग्राम फ्यूल। हीट एनर्जी, हम सिंपल कर सकते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्यूल बाय इट्स कंप्लीट कंबशन इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में किसी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यूज बोलते हैं। अब कोल गैस का यूज़ क्या होता है? कोल गैस एक बहुत ही एक्सीलेंट गैसेस फ्यूल है। पहले ज़माने में, पहले के डेज में कोल गैस वेरियस पर्पस के लिए यूज़ होता था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल में हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता था। एलिमेंट डोमेस्टिक और स्ट्रीट लाइटिंग में ये एलिमेंट की तरह यूज़ होता था। फॉर प्रोवाइडिंग एन इनर्ट रिड्यूसिंग एटमोसफेयर इन रिएक्शन वेजल्स एंड इन सर्टेन मेटल्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में और एटमोसफेयर में वेसल्स के रिएक्शन को इंजर्ट रिड्यूस करने के लिए ये यूज़ होता था। कोल गैस वॉज, डू यू नो, देख लीजिए, कोल गैस वॉज यूज टू लाइटन द स्ट्रीट ऑफ लंदन इन अर्ली 19th सेंचुरी। कोल गैस स्ट्रीट को लाइट करने के लिए लंदन में पहली बार 19th सेंचुरी में यूज़ हुआ था और मुंबई में अंटिल 1930 सेंचुरी में। ओके, नेक्स्ट हमारा पेट्रोलियम। हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, मिनरल्स पढ़े, कोल्स पढ़े, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल्स पढ़े। अब हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे। Petroleum is a dark, viscous, oily liquid. The word petroleum is derived from Greek word petra meaning rocks and oleum meaning oil. Thus, petroleum means oil from rock. पेट्रोलियम एक बहुत ही विस्क्यूस ऑयली लिक्विड होता है जिसका नाम हम ग्रीक के एक वर्ड से लिए थे, पेट्रा, जिसका मतलब रॉक होता है, और ओलियम मतलब, जिसका मतलब ऑयल होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑयल फ्रॉम रॉक, पेट्रोलियम। Petroleum has an unpleasant odor. It is insoluble in water and floats on it because of lower density. ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इट्स इनसॉल्यूबल इन वाटर। अगर आप इसे वाटर में मिलाएंगे तो ये ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो वेट है, वो लोअर है। अगर आप कुछ भी चीज़, अगर आप अगर पानी में ही, अगर आप रिवर में ही कोई ज़्यादा भारी चीज़ आप फेंक देंगे तो वो सीधे अंदर डूब जाएगा, लेकिन आप हल्का चीज़ आप अगर वाटर में थ्रो करते हैं तो वो ऊपर वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट करता रहता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। एक्चुअल कंपोजिशन मतलब कि पेट्रोलियम में क्या क्या है। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, हम वी कैन से पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। पेट्रोलियम अपने प्लेस के ओरिजिन पे डिपेंड होता है, बट इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को कंटेन करता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये कंटेन करता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। हम कह सकते हैं पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप मिक्सड विथ सैलाइन वाटर एंड सिल्ट। हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारे लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, जो कि बहुत सारे सैलाइन वाटर से, यानी कि सी वाटर से, और सिल्ट से, यानी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ पेट्रोलियम फॉर्म्ड। अब पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है। ओके, पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम से इज फॉर्म्ड। वेट मिनट। ओके, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। पेट्रोलियम ऑयल वॉज फॉर्म बाय द कंपोजिशन ऑफ रिमेन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल बरीड अंडर द सी बिलियन ऑफ ईयर एगो। आप पेट्रोलियम और कोल में कंफ्यूज मत होइएगा। कोल अर्थ में बरीड होने पर मिलता है और पेट्रोलियम प्लांट्स और एनिमल्स के सी में बरीड होने पर मिलता है। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना, इट इज़ बिलीव्ड that million of year ago small plants and animals which lived in the sea died. Their dead bodies sank to the bottom of sea and were soon covered with clay and sand.
over a million of years due to high pressure and absence of air. The dead remain of small plants and animals were slowly converted into petroleum and natural gas. इसमें क्या कह रहा है, ये माना जाता है कि मिलियंस ईयर एगो जो स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सी के अंदर रह रहे थे वो मर चुके थे। सो उनकी जो डेड बॉडीज हो थी वो सैंक करके यानी कि फिसल के नीचे सी के सबसे नीचे में जाकर वहाँ पे रुक गए और फिर वहाँ पे जो क्ले और सैंड था उसके ऊपर कवरिंग कर दिया, यानी कि वो उसे ढक दिया उसके ऊपर क्ले और सैंड। और हाई प्रेशर से उसके ऊपर सैंड और क्ले का प्रेशर हो और प्लस वाटर का प्रेशर के होने के कारण और वहाँ पे एयर की एब्सेंस, यानी कि आप जानते ही हैं डीप इन एयर ऑक्सीजन कम होता है और आप जब एकदम नीचे चलेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा ही, तो वहाँ पे एयर का एब्सेंस होना, वो जो डेड रिमेन्स प्लांट थे और एनिमल्स थे वो उनको धीरे धीरे उन्हें नेचुरल गैसेस में और पेट्रोलियम में उन्हें कन्वर्ट कर दिया। अब पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है? Petroleum occurs deep down under earth crust between two impervious rock, non-porous rock. Okay, non-porous rock. Natural gas is found above petroleum oil trapped under rock. पेट्रोलियम होता है वो अर्थ क्रस्ट के डीप में आपको मिलेगा जो कि दो इम्प्रीवियस रॉक से दबा होता है जो कि नॉन पोरस रॉक होते हैं। पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैसेस होते हैं। अब पेट्रोलियम ऑयल जो होता है वो एक रॉक, उन्हीं रॉक्स के अंदर ट्रैप्ड होता है। क्रूड पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग अ hole in earth crust and sinking pipes into it. When the pipe reaches the oil deposits, natural gas comes out with a large pressure. After the pressure has subsided, the crude oil is pumped out of the oil well. The process of obtaining crude oil from its source is called mining. यहाँ पे क्या कह रहा है, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है वो एक ड्रिलिंग प्रोसेस से होता है। हम अर्थ के क्रस्ट में ड्रिल करते हैं, फिर वहाँ पे पाइप डालते हैं, फिर वहाँ पे जब पाइप ऑयल के डिपॉजिट तक पहुँच जाता है वहाँ पे जो नेचुरल गैसेस होते हैं वो जब नीचे से जब प्रेशर आता है तो वो क्या होते हैं, नेचुरल गैसेस बाहर आ जाते हैं। फिर जो सबसाइड प्रेशर होता है वो उससे पंप किया जाता है और फिर धीरे धीरे जो क्रूड ऑयल होता है वो भी ऊपर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्रूड ऑयल को और निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं nowadays petroleum is also mined by drilling hole into the seabed. Such a drilling is called offshore drilling. आजकल पेट्रोलियम माइन किया जाता है ड्रिल करने में, सी के बेड में भी ड्रिल करने से माइंड होता है। इस ड्रिलिंग को हम ऑफशोर ड्रिलिंग बोलते हैं। पहली बार ऑयल निकाला गया था पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में है, जो कि वो 1819 में। और आप इंडिया में आपका कब निकाला गया था ड्रिल प्रोसेस से? इन 1867, मीन्स आफ्टर 7 to 8 years, आफ्टर 7 to 8 year ऑयल was drilled in मकूम इन असम। मकूम में निकाला गया था जो कि असम में है और इंडिया में। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इन 1859 इन यूएसए पेंसिल्वेनिया एंड इन 1867 इन इंडिया इन मकूम इन असम। ओके, आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है पेंसिल से, आप इस डू यू नो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन करते हैं, हम कैसे उसे साफ करते हैं। बिफोर पेट्रोलियम कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज इट मस्ट बी प्यूरिफाइड and separated into various components. This process of separating petroleum into useful fractions and removal of undesirable impurities is called refining of petroleum. This is done in oil refineries. ये क्या होता है, पेट्रोलियम पहले डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ के लिए पहले उसे हम प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसमें से जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे निकालते हैं
इसी प्रोसेस को, सेपरेटिंग ऑफ पेट्रोलियम के प्रोसेस को, इसमें बहुत सारी यूज़फुल फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर जो इसमें अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इनको निकालने के प्रोसेस को ही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, और ये सब ऑयल रिफाइनरीज के द्वारा किया जाता है। द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, crude oil, are separated by fractional distillation. The main fraction obtained from petroleum are natural gas, petrol, naphtha, kerosene, diesel, oil, lubricant oil, wax, fuel oil, asphalt. All of these fractions have important uses. ओके, तो हम जब पेट्रोलियम का हम जब उनमें से फ्रैक्शनल जो इम्पोर्टेंट वो होते हैं, यूज़फुल फ्रैक्शंस होते हैं, हम जब उनसे निकालते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है। सो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के द्वारा जो फ्रैक्शंस निकाले जाते हैं वो होते हैं नेचुरल गैसेस, पेट्रोल, नैप्था, कैरोसिन, डीजल, ऑयल, लिब्रिकेंट ऑयल, वैक्स, फ्यूल ऑयल, असफाल्ट। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस निकाले जाते हैं पेट्रोलियम में से रिफाइनरीज के दौरान, इनका भी एक अलग से यूज़ है। यानी कि आप जब पेट्रोल रिफाइन होता है, हर एक प्रोसेस में रिफाइन होता है, तो हर एक प्रोसेस के बाद जो सब्सटेंस जो बचता है, जो खराब सब्सटेंस होता है रिफाइनरीज के द्वारा, जो उनमें से सब्सटेंस निकल कर आता है, उनका भी एक अलग से यूज़ है। दे हैव ऑल्सो देयर ओन यूज़, यानी कि उसका हर एक पार्ट के पास उसकी खुद की वैल्यूज़ हैं। Petroleum is one of the most important raw material for industries. With the help of chemical industries based on petroleum, it is possible to prepare several thousand different products. Some of them are dyes, medicines, explosives, alcohols, rubber, plastics, etc. Hence, it is called black gold. पेट्रोलियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, जिसके हेल्प से केमिकल इंडस्ट्रीज़ में से बहुत सी हज़ारों प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं जैसे कि डाइज, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव्स, अल्कोहल्स, रबर्स, प्लास्टिक्स, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे इसके यूज़ से, पेट्रोलियम के यूज़ से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। यानी कि पेट्रोलियम का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कि वाटर को जब आप रिफाइन करते हैं, वो रिफाइन करते हैं, या फिर हम वाटर को छोड़ते हैं, जैसे हम कोई भी फ्रूट हम मिक्सचर में जब उसे मिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें से हम जब वो जूस निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम जूस निकाल लेते हैं, उसके बाद जो सब्सटेंस बचा होता है हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन पेट्रोलियम में क्या है, हम जब पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, तो उसमें से जो भी सब्सटेंस निकलता जाता है उसका एक खुद का अलग से यूज़ है। आप यहाँ पे वो देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, यही है। पेट्रोलियम से लिक्विड पेट्रोलियम गैस निकलता है, नैप्था निकलता है जो कि केमिकल्स बनाने की यूज़ में आता है, पेट्रोल यूज निकलता है जो कि व्हीकल्स को रन करने में यूज़ होता है, कैरोसिन निकलता है जो कि जेट फ्यूल्स में यूज होता है, पैराफिन और लाइटिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होता है, डीजल ऑयल, ये डीजल फ्यूल्स होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल जैसे कि वैक्सेस, पॉलिशेस, यानी कि आप जिसे वो बोलते हैं मोबिल वगैरह, ये सब होता है। ओके, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ वेरियस फ्रैक्शन ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज गिवन बिलो। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो जो भी फ्रिक्शन निकाले जाते हैं उस दौरान, यहाँ पे वो सब के सब दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए। पेट्रोलियम बॉइलिंग रेंज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और पेट्रोलियम गैस यूज़ होता है डोमेस्टिक फ्यूल्स के लिए प्रोड्यूसिंग कार्बन ब्लैक। ओके, आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट के जो रिमेनिंग पेजेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, हम उसे नेक्स्ट पार्ट 2 में, पेट्रोलियम एंड कोल के पार्ट 2 में हम उसे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।